हेलो एवरीवन। अब हम ना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने एलएमबीटी पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ नोट देखने को रह गए थे, उन्हें आज कवर कर रहे हैं। एलएमबीटी नोट, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एफ ए माइनस एफ बी ऐसा कुछ दिखे तो आप ये समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एलएमबीटी लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमने पूरा चैप्टर लगभग खत्म किया है। तो एफ एम बी माइनस एफ ए या एफ ए माइनस एफ बी केवल इसी थ्योरम में आया है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। नोट नंबर 2, अगर जैसे तुम्हें दिया जाए कि एफ एक्स, जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके, अगर इसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं, तो आप समझ लो वो भी एलएमबीटी से रिलेट होंगे। कैसे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि एलएमबीटी के अकॉर्डिंग एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अगर एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ए से बड़ी वैल्यू सी पर होगी, सी से बड़ी वैल्यू बी पर होगी। अगर डिक्रीजिंग है तो ए पर वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, और इसका मतलब है एफ डैश सी। तो एफ डैश सी पे जो वैल्यू मिडिल होगी और एफ डैश बी सबसे छोटा होगा। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि ये प्रूव करो, तो सबसे पहली बात तो मुझे इस देख के लग रहा है कि ये एफ बी माइनस एफ है। प्लीज इस बात को समझिए, इसको देख के समझ में आएगा ये एफ बी माइनस एफ है। तो मैंने अपना y मान लिया tan इनवर्स x, क्योंकि ये एफ बी है और ये एफ है। तो यहाँ से y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एफ बी माइनस एफ है और इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, तो ये गारंटेड किसका क्वेश्चन है, एलएमबीटी का। तो यहाँ से आपने फंक्शन को पहचाना कि tan इनवर्स x हो सकता है। y डबल डैश निकाला तो y डबल डैश आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, माइनस 2x आएगा ऊपर। कितना आएगा, माइनस 2x। जो कि अगर मैं बात करूँ कि माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर x पॉजिटिव है, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि y डबल डैश नेगेटिव है, मतलब y डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, y डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है। तुमको पता है कि अल्फा सबसे छोटा है, तो f डैश अल्फा की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। ये बड़ी होगी किससे, f बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, जो कि अभी इनइक्वालिटी में हमने पढ़ाया। ये एडवांस के लिए है, मेंस के लिए, सीटी के लिए, बोर्ड के लिए गलती से भी नहीं है। तो एफ डैश अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन, यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर। ये एडवांस बैच के लिए है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि जो मुझे प्रूव करना था। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए। चलो, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर आपको ये ग्रेटर का साइन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये आपको ग्रेटर का साइन करना है। क्वेश्चन को सही कर लीजिए, तो आंसर यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है। तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, नोट्स में भी गलत दिया था, इसे सही कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व में हमारी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक पॉइंट ऑफ कर्व के बीच डिस्टेंस, दूसरा दो कर्वों के बीच डिस्टेंस। ठीक है, दो कर्वों में भी क्या क्या केस बाद में देखेंगे। पहले मान लो एक पॉइंट दे रखा है, कर्व दे रखा है, उनके बीच एंगल निकालना है, तो मैं उनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी पॉइंट से कर्व की मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगी वो नॉर्मल के थ्रू आएगी। अगर ये पी क्यू लाइन अगर नॉर्मल हो जाए इस पैराबोला के लिए, ये कर्व के लिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू एम ऑफ पी क्यू, तो वो उसकी मिनिमम डिस्टेंस को शो करेगा। तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स का क्यू बराबर एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। ये कहाँ से आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इस तरह मिनिमम डिस्टेंस को लाई करता है। चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँ कि क्वेश्चन है 8,0 और 8,0 इस कर्व के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितनी होगी। क्लियर है, कहाँ से निकालनी है, 8,0 से कर्व की मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है, कर्व y का बराबर 4x,
कर्व क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो मैं इस पर कोई जनरल पॉइंट मानूंगा। तो अगर मैं बोलूं कि y मेरा y है तो x क्या मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा। प्लीज फिर से समझिए, क्या मेरा x वाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा। क्या आप ऐसे समझ सकते हैं? ठीक है, चलो एक तरीका तो ये है कि मैं 8,0 और इसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूं और उसे मिनिमाइज कर दूं। एक तरीका तो ये है, मैं दोनों तीनों तरीके से कर रहा हूँ। मेथड 1 मैंने लिखा ये डिस्टेंस पी क्यू होगा, वो होगा रूट के अंदर, ध्यान से सुनिए, रूट के अंदर 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, बोर्ड में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही किया जाता है, प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट इस बीच के बीच जो डिस्टेंस है उसे मैंने निकाल लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया फॉर मिनिमम के लिए। तो तुमको सबको पता है कि ये रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ समथिंग। क्लियर है? इंटू इंटू में क्या आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ, 2 टाइम 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2y अपॉन 4 बोले तो माइनस ऑफ y अपॉन 2। ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू y। ये कितना वाई स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2y। ये सारी चीज जीरो होनी चाहिए। तो अगर ये वाला टर्म डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा नहीं, न्यूमरेटर को जीरो लगाना है। 2 से 2 कैंसिल करिए और पूरे में से y कॉमन ले लीजिए। अगर आपने y कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा 2 माइनस 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? बराबर 0। तो यहाँ से एक तो हमारा आएगा y बराबर 0, एक कितना आएगा y बराबर 0, दूसरा कितना आएगा देखते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो आ गया y बराबर 0, दूसरा अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ वाई स्क्वायर अपॉन 4 को तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 2 माइनस 8 बोले तो माइनस 6 प्लस तो माइनस 6 तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 24 बोले तो y बराबर रूट 24। तो दो वैल्यू आ गई, y बराबर 0, y बराबर रूट 24। यहाँ पर एक और चीज समझते हैं, हम बात को समझने की कोशिश करना। अगर मेरा y 0 है तो x भी 0 होगा। अगर मेरा y रूट 24 है, प्लीज बात को समझिए, अगर मेरा y रूट 24 है तो x रूट 6 होगा। तो तुम्हारे यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा से 2 पॉइंट निकल के आए, 0,0 एंड रूट 6, 20। हाँ, तो वाई स्क्वायर और 24। तो एक काम करते इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, इसे भी प्लस माइनस लगा देते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 24 तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 24 और 0,0। ठीक है, तो 0,0 से डिस्टेंस कितना है 8। तो यहाँ ऐसे को फ्रॉम 0,0 फ्रॉम y इक्वल टू 0। तो जो पी क्यू है अगर आप इसके अंदर y की वैल्यू 0 डाल दो तो ये कितना आएगा 8 आएगा। अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू अगर रूट 24 है तो मेरा पी क्यू कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं। मेरा पी क्यू आएगा 8 माइनस वाई स्क्वायर अपन 4 बोले तो 6, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर 8,0 से निकाल मतलब 4 प्लस वाई स्क्वायर बोले तो 24। ये आंसर आ जाएगा रूट 28। क्लियर है? जो कि हमारी मिनिमम डिस्टेंस है। एक मेथड तो ये है। मेथड 2 मैंने बताया स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलो मेथड 2 की बात करते हैं। तो ये मैंने वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस 2y अपॉन 4। तो आपको पता है कर्व पर हमने कोई पॉइंट माना था थोड़ी देर पहले, वाई स्क्वायर अपॉन 4 वाई, और ये पॉइंट था तुम्हारा 8,0। तो मैंने यहाँ लगाया है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको अगर ये रूट लेना है, उसका डिफरेंशिएशन लेना टफ लग रहा है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। होगा क्या, y से y या कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हाफ इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 8 पूरे के बराबर में 1। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 बराबर आ जाएगा -2। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 6। यहाँ से भी वही आएगा y बराबर प्लस माइनस रूट 24। तो आपको दोनों तरीके समझ में आए, किसी भी तरीके से करिए आंसर सेम आता है। चलो
अब हम बात करते हैं कि अगर हमने दो कर्व लिए तो क्या क्या होगा। अगर दो कर्व लिए हमने एफ एक्स और जी एक्स पे दो पॉइंट है पी और क्यू, तो जो दोनों की कॉमन नॉर्मल होगी वही मिनिमम डिस्टेंस शो करेगी। तो मैंने बोला पी और क्यू विल बी पैरेलल, तो टेंजेंट पी और क्यू पैरेलल का मतलब क्या, ये बता देता हूँ। मान लो ये दो कर्व हैं तो इनकी मान लो कॉमन नॉर्मल ये है पी क्यू, क्लियर, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो पी पर जो नॉर्मल टेंजेंट होगी, क्यू पे जो टेंजेंट होगी, ये दोनों पैरेलल आएगी। पहली खासियत तो ये है। दूसरे पहले पॉइंट के लिए मैंने बताया। दूसरे बोले ये वन ऑफ द कर्व स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो एक कर्व स्ट्रेट लाइन है, बोले कि स्ट्रेट लाइन की कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ आएगी तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल, और इसकी भी नॉर्मल है, मतलब इसके टेंजेंट के पैरेलल है। तो किसी भी कर्व पर जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन की जहाँ पैरेलल होगी उसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस मिनिमम होगी। अब उन्होंने बोला कि अगर एक कर्व सर्किल है और ये दूसरा कोई भी कर्व है, तो आप क्या करो, इसकी जनरल किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की बजाय नॉर्मल खींचो। तो इसका जो अगर ये नॉर्मल अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर पॉइंट से सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली जो टेंजेंट जो नॉर्मल है वो सर्किल के सेंटर से पास होगी। क्यों? सर्किल की हर एक नॉर्मल से पास होती है, इसलिए जो जो कॉमन जो नॉर्मल आएगी वो सेंटर से पास होगी, वहां से इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। देन वहां से फिर आप ये कोऑर्डिनेट निकाल कर मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमने बताया था, अगर ये पॉइंट ए है ये बी है, तो ये डिस्टेंस है वो ए बी माइनस आर होगी। क्लियर है? बताया था शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम सर्किल, तो उस तरह से निकाल सकते हैं। अगर से इन दोनों के अलावा और कोई सिचुएशन है तो वहां पर क्वेश्चन में कोई ना कोई तरीका देगा जहां पर आपको ये लाइन हेल्प करेगी, पी क्यू अकर कॉमन नॉर्मल। अगर मान लो दो पैराबोला दे रखे हैं, एक पैराबोला एक इलिप्स दे रखा है, तो ये वाली लाइन आपको हेल्प करेगी कि दोनों की जनरल नॉर्मल एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे, वो तभी पॉसिबल है। तो कॉमन नॉर्मल जो होगी वही मिनिमम डिस्टेंस शो करेगी। चलो एक क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन दिया है, एक पैराबोला दिया है, बोला है कि पैराबोला पे इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस कर्व पे कोई एक ऐसा पॉइंट है सी कि इसका एरिया इस ट्राइंगल ए बी और सी का जो एरिया है वो मैक्सिमम है। ए बी सी का एरिया मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैक्सिमम ऐसा दिया है। तो पहले इसका मतलब समझिए, ए बी सी मैक्सिमम मतलब अगर आपको ए बी लाइन फिक्स है और ए बी सी का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब सी पॉइंट लाइन से दूर होना चाहिए। जितना ज्यादा सी पॉइंट लाइन से दूर होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब सी पॉइंट मतलब कर्व और लाइन के बीच हमें मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकले तो हमें सी पॉइंट निकालना है। तो चलो सी पॉइंट के लिए मैंने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, तो मेरा जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो आया 4/2y। 4/2y बोले तो 2y/, ये मेरा डी वाई ओवर डी एक्स आया। तो मैं इस पैराबोला पर ये मेरा जनरल आया 2y, ठीक है। और जो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, और स्लोप ऑफ लाइन क्या दे रखी है, स्लोप ऑफ लाइन दे रखी है 4,4 से निकालो तो 4/-6/3 2। तो मैंने बताया था कि अगर मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस है तो सी पॉइंट पर जो टेंजेंट है और जो लाइन है ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो 2/y कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर y बराबर 1 है तो x बराबर कितना आएगा 1/4। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आगे 1/4, 1। क्लियर है? चलो उसके बाद नोट्स के अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी आप समझ लीजिए, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि इसकी बीच का ये इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ x की जगह x1 तो y की जगह x1 स्क्वायर, तो कर्व क्या हो गया y बराबर x1 स्क्वायर, इसका मतलब कर्व हो गया y बराबर x स्क्वायर। यहाँ y2 की जगह कितना दे रखा है, y बराबर यहाँ दे रखा है 3x2 माइनस 5, मतलब y बराबर 3x प्लस 5। क्लियर है? तो मतलब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों कर्वों के बीच मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो कितना आएगा, इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो आएगा 2x। इसकी जो स्लोप है वो कितनी है 3, तो बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी
3/2। तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? इस कर्व के लिए 3/2, प्लीज समझिए। तो इस कर्व के लिए y कितना हो गया? y हो गया 9/4। तो तुमसे बोले इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो y बराबर 3x प्लस 5 जो लाइन है, y बराबर 3x प्लस 5 जो लाइन है उसकी 3/2 कॉमा 9/4 से जो डिस्टेंस निकल के आएगी परपेंडिकुलर, वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी अपने शॉर्टेज टेंस में हमने 2 क्वेश्चन देखे। तो लेक्चर नोट्स में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन आप खुद से समझ गए होंगे कि लाइन की स्लोप और उनकी टेंजेंट की स्लोप को बराबर करना होता है। अगर दोनों भी बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टेंजेंट पैरेलल है, मतलब वो शॉर्टेज टेंस है। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, वो है कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ओनली एडवांस बैच के लिए, मेंस के लिए भी नहीं है, सीटी के लिए भी नहीं है, बोर्ड के लिए भी नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए। कॉन्केविटी 2 टाइप की होती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। दोनों टाइप की देख लीजिए। तो जैसे कि अपवर्ड का मतलब आप डिजाइन से समझ में रहे कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसा कुछ है तो कॉन्केविटी अपवर्ड, अगर ऐसा है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है कि जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स का मतलब है इस कर्व पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसकी स्लोप, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है मतलब उसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो देखते हैं इस केस में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कैसे है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की इस पॉइंट पर, तो आप देखोगे ये टेंजेंट अगर मैं बोलूँ कि ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है, चलेगा ना? अगर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर अगर आप इस टेंजेंट की स्लोप देखोगे तो ये 90 डिग्री से और ज्यादा एंगल बना रही है। समझ रहे हो ना? मतलब इसकी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है। क्लियर है? और वो कैसे? यहाँ पे जो dy ओवर dx है वो माइनस का करीब 60-70 या माइनस का 10-15, यहाँ के एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों स्लोप नेगेटिव है, यहाँ 0 हो गया। अगर यहाँ जाओगे तो स्लोप लगभग कुछ पॉजिटिव का 30 डिग्री समथिंग, यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव का 60-70 डिग्री समथिंग, और यहाँ जाओगे तो लगभग 90 डिग्री। तो देखो इस पूरे कर्व के दौरान एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि कॉन्केविटी अपवर्ड है, मतलब एफ डॉट डैश एक्स पॉजिटिव है। डाउनवर्ड का मतलब है एफ डैश एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। कैसे? देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की तो पॉजिटिव एंगल था, यहाँ पर देखा पॉजिटिव एंगल कम हो गया, यहाँ एंगल 0 हो गया, यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव में चला गया। एंगल नेगेटिव में चला गया मतलब स्लोप भी नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? एफ डैश एक्स डबल डैश नेगेटिव है, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अगर ग्राफ आपको क्लियर नहीं होता है तो आप एफ डबल डैश एक्स, जैसे ई की पावर एक्स की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। क्लियर है? ई की पावर एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है कि नहीं, तो कॉन्केविटी अपवर्ड आएगी। सर मेरे को नहीं समझ में आया, आप देखिए ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड है। कहीं भी ये ग्राफ ये नहीं कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, हमेशा नीचे की तरफ जा, सॉरी हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स का पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, दुनिया का कोई सा भी डिफरेंशिएशन करो वो ई की पावर एक्स रहेगा जो कि पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे ये अपवर्ड है। क्लियर है? चलो साइन एक्स की बात करी तो वाई डबल डैश निकालते हैं। साइन एक्स का पहला डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का दूसरा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आ गया। पहला केस, एक्स अगर 0 से लेके पाई के बीच में है तो वाई डबल डैश कैसा होगा? नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड। चलो सही में नहीं आया कैसे, तो आपको इसका ग्राफ बना देता हूँ। ऐसा 0 से पाई में ग्राफ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं साइन एक्स का 0 से पाई में ग्राफ ऐसा होता है जो कि डाउनवर्ड है। अगर मैं केस सेकंड ले लूँ, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो इसका ग्राफ जो होगा 0 से π/2 में ऐसा और इसमें इधर ऐसा। तो जब इसका हम एफ डबल डैश एक्स से कंपेयर करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई डबल डैश नेगेटिव आएगा, तो बोलेंगे 0 से π/2 में अगर हम बात करें तो 0 से π/2 में ये होता है तुम्हारा डाउनवर्ड। आप ग्राफ को देख सकते हैं ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर मैं -π/2 से 0 में अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू अगर मैं इसमें लगाऊं -π/2 से 0, तो वाई डबल डैश
पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब अपवर्ड। ग्राफ की शक्ल को देखिए, ये ऊपर की तरफ ओपन, ये इतना ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ ओपन होने की बोल रहा है, इसलिए ये अपवर्ड है। अब बात आती है कि जीरो किधर आएगा, डाउनवर्ड में या अपवर्ड में। तो जीरो कहीं भी नहीं आएगा, ना डाउनवर्ड में ना अपवर्ड में। जीरो को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंट जहां से अपवर्ड और डाउनवर्ड में चेंज होता है, जहां से अपवर्ड और डाउनवर्ड के बीच का जो पॉइंट है, जहां से दोनों की डायरेक्शन चेंज होती हैं, उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ते को बोलते हैं। ये हम अभी अगली हेडिंग में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे भी मैंने बताया कि जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है, जैसे यहाँ अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ वाई डबल डैश जीरो होना चाहिए। और एक और चीज है, यहाँ तो जो इस पॉइंट पे तो वाई डबल डैश है वो जीरो होगा। अपवर्ड के लिए इधर कैसा होगा, पॉजिटिव, इधर कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब या फिर ये कर्व ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे कि अभी साइन एक्स में आपने देखा है, ऐसा और ऐसा। यहाँ के लिए जो वाई डबल डैश है वो नेगेटिव होगा, यहाँ के लिए जो वाई डबल डैश है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ वाई डबल डैश कितना होगा, जीरो। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वो है जहां पर वो कॉन्केविटी चेंज करे, या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, वाई डबल डैश का साइन प्लस और माइनस होने का मतलब है ये मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स। मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता था, जहां पर एफ डैश एक्स का मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलेगा, जहां एफ डबल डैश एक्स जीरो हो, मतलब वाई डबल डैश जीरो हो, लेकिन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होना चाहिए साइड में। अगर इसका वो कैसे चेक करेंगे, वाई डबल डैश जीरो होना चाहिए, उसके बाद आप वाई ट्रिपल डैश निकालो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का केस है। मिनिमा का केस है मतलब माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। इस केस में वाई ट्रिपल डैश कैसा आएगा, लेस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब करोड़पति से रोडपति बनना है। करोड़पति से रोडपति कब बनते हैं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि आपको दो पॉइंट याद रखनी है। जहां पर तुम्हारा कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। जैसे क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एट, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो। ऐसा एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो हम इसका y डैश निकालेंगे। तो y डैश आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन। तो हमें ये y डैश आ गया। अब y डबल डैश निकालना पड़ेगा। y डबल डैश कैसा है, y डबल डैश आया सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये जीरो हो जाएगा कितने पे, x इक्वल टू वन पे। लेकिन साथ ही साथ ये देखो, अगर मैंने वन से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, वन से बड़ा का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है मतलब अपवर्ड की तरफ, डाउन मतलब, और वन से छोटा रखो, ये x इक्वल टू वन है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना हो जाएगा, वन। नोट करिए। चलो कुछ नोट देख लेते कॉन्केविटी के। तो मैंने नोट में पहला नोट है कि कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ में कर्व हमेशा टेंजेंट से ऊपर रहेगा। कुछ लोग बोलते सर ऐसा कर्व बना, तो मैंने इस टाइप का कर्व, इसको देख के लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ओपन है, इस डिजाइन को देख के लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ओपन है। तो कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ में कर्व हमेशा टेंजेंट से ऊपर रहेगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ जो मैंने दो लिए हैं इनमें कर्व हमेशा टेंजेंट से नीचे रहेगा। ठीक है। दूसरा नोट ये है कि अल्फा बीटा का दो पॉइंट है किसी कॉन के अपवर्ड ग्राफ में, तो ये कॉर्ड के और पॉइंट, जो कॉर्ड पर कोई भी जो भी पॉइंट आएंगे वो हमेशा कर्व से ऊपर ही रहेंगे। मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया लेमडा रेशियो वन में। क्लियर है? तो मान लो लेमडा रेशियो वन में ले लिया, तो ये एक्स की वैल्यू मैंने अल्फा लिया, यहाँ पर एक्स बराबर बीटा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x आएगा वो x आएगा कितना, x आएगा लेमडा बीटा प्लस अल्फा अपॉन लेमडा प्लस वन। अगर ये कॉर्ड को लेमडा रेशियो वन में कट करा है तो कर्व भी उसी तरीके से कट करेगा। तो मेरा क्या बोलना है वो ध्यान से सुनिए। मेरा बोलना है कि f ऑफ
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू इट्स वैल्यू, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लैम्डा टाइम एफ ऑफ बीटा प्लस एफ ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस वन। ये मतलब कि इस कॉर्ड पर इस पॉइंट की y की वैल्यू है जो हमेशा बड़ी या किसी केस में इक्वल मान सकते हैं एफ ऑफ लैम्डा बीटा प्लस अल्फा अपॉन लैम्डा रेशियो वन। अगर यहीं पे मैं लैम्डा को वन बोल दूं तो मेरा मानना है कि एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, ये मैं डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड केस के लिए बता रहा हूँ, बाई टू हमेशा बड़ा होगा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। किस केस में? अपवर्ड के केस में। डाउनवर्ड के केस में आप समझ लो ग्राफ ऐसे होगा तो ये ग्रेटर का साइन लेस का हो जाएगा। इसके साथ इसकी थ्योरी के लिए थ्योरी तो कंप्लीट होती है। उसके बाद नोट्स में एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाई थ्री है और अल्फा बीटा जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, तो प्रूव करो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल वन। तो आपका कर्व क्या है, इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों को ओरली हम ले रहे हैं तो ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो तुम्हारा एफ ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जीरो से पाई में सबको पता है कि ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, तो बाई टू इज लेस देन, यहाँ ग्रेटर का साइन किस लिए, क्योंकि ये अपवर्ड ग्राफ है और साइन अल्फा हमारा कैसा ग्राफ है डाउनवर्ड, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई टू कैसा होगा लेस देन इक्वल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तुमको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना हो गया पाई बाई सिक्स, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई टू ऑलवेज लेस देन इक्वल वन बाई टू। टू से टू कैंसिल, मतलब जीरो से पाई में कोई भी दो पॉइंट उठा लीजिए, जीरो से पाई के बीच में कोई भी दो रैंडम अलग अलग पॉइंट उठा लीजिए, उन दोनों का सम एक से कम आएगा, ऐसा यहाँ बोला गया है अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री है। सिमिलर एक और क्वेश्चन लिया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, तो वहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई थ्री को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई थ्री से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहाँ पाई बाई थ्री आएगा और पाई बाई थ्री की वैल्यू आप जानते हो रूट थ्री बाई टू, वहाँ से वो आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह एडवांस का ये लेक्चर भी खत्म, तो हम अगला लेक्चर कल देखेंगे।